तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और आज हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर लगभग 80 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हो दोस्तों तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए करिए, क्योंकि आपका भाई आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है तो कम से कम आपका भी फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मनी हैज ए नंबर ऑफ मेरिट्स बट इट हैज सो मेनी डिमेरिट्स ऑल्सो, द डिमेरिट्स आर सीन व्हेन। सो दोस्तों मनी की बहुत सारी एडवांटेजेस भी होती हैं पर डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारी हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि द डिमेरिट्स आर सीन व्हेन, तो कब सीन की जाएंगी? जब मनी बिकम द मास्टर इंस्टेड ऑफ सर्वेंट, बी है द कैपिटल ओरिएंटेड इकोनॉमी एग्जिस्ट, सी है द सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट, या इन ऑल दी कंडीशंस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन ए है, यानी मनी बिकम्स द मास्टर इंस्टेड ऑफ ए सर्वेंट। जब मनी मास्टर हो जाए इंस्टेड ऑफ ए सर्वेंट तो ये डिमेरिट है दोस्तों, डिसएडवांटेज है। ठीक है, इस तरीके इसको एक टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आप लोगों को मैं 5 से 7 सेकंड दूंगा हर क्वेश्चन के लिए, और आप सोचिए उसका आंसर क्या है, और फिर मैं आपके सामने उस आंसर को रिवील करूंगा। आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, मनी इज दैट विच डज द फंक्शन ऑफ मनी, यानी मनी वो है जो मनी का काम करता है। हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन, ये किसने डेफिनेशन दी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आपको पता चल गया होगा। इसका राइट आंसर है हार्टली विदर्स, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। बहुत फेमस डेफिनेशन है, एग्जाम में आ चुकी है ये डेफिनेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज, मनी का दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन कौन सा है, यानी प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शंस आपको दिख रहे होंगे जो प्राइमरी फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस कहे जाते हैं, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। यानी ये दोनों फंक्शंस ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं कहे जाते हैं, और प्राथमिक फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों सही है। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सिलरी फंक्शन ऑफ मनी इज, यानी ऑक्सिलरी फंक्शन कौन सा है दोस्तों? यानी ऑक्सिलरी फंक्शन कौन सा है? तो ऑप्शन आपके सामने 4 है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, और दोनों फंक्शन तो आपने ऊपर देख लिए वो कौन से फंक्शंस थे, प्राइमरी फंक्शंस थे। अब बचे सी और डी बचे हैं, बेसिस ऑफ क्रेडिट और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन जो है डी वाला सही है, यानी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है माय फ्रेंड्स। इसके अलावा और भी फंक्शंस होते हैं ऑक्सिलरी फंक्शंस, यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं स्टोर ऑफ वैल्यू, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी आपका कहीं ना कहीं कैसा फंक्शन है? ऑक्सिलरी फंक्शन है दोस्तों। या स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट आ जाए एग्जाम में, आपको बोला जाए कि स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट किस तरह का फंक्शन है, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में और पूछ लिए जाते हैं। तो स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट भी किस तरह का फंक्शन है दोस्तों? ये फंक्शन है आपका ऑक्सिलरी फंक्शन माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, द बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी फ्रॉम सर्कुलेशन, यानी जो खराब मुद्रा है वो अच्छी मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर देती है। ये प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया था? ये दोस्तों थॉमस ग्रेशम, यानी सर थॉमस ग्रेशम के द्वारा ये प्रिंसिपल दिया गया था माय फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन 5 का जो ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, और ये 2016 वाला पेपर था आई थिंक जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उससे पहले भी एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो पिछला वाला क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा। द डेसिमल मनी सिस्टम, डेसिमल मनी सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों? वॉज स्टार्टेड इन इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, कहीं कहीं इसका 1 अप्रैल 1957 भी देखने को मिलता है, तो देख लीजिएगा इसका, है ना। बाकी 7th जो है, फर्स्ट टाइम द डिवेल्यूशन ऑफ रुपी वॉज डन इन इंडिया इन, तो डिवेल्यूशन पहली बार जो डिवेल्यूशन किया गया रुपी का, वो कब किया गया था दोस्तों? तो 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1949 में फर्स्ट टाइम पहली बार डिवेल्यूशन किया गया था 1949 में। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जैसे 1949 में तो पहली बार किया, अगर दूसरी बार पूछ लिया जाए तो सेकंड टाइम जो 1966 में डिवेल्यूशन हुआ है रुपी का, और तीसरी बार अगर पूछा जाए तो 1991 में हुआ है। तो इस चीज़ को भी आप ईयर्स को देख लीजिए। नाउ नेक्स्ट, व्हेन द गोल्ड करेंसी इज इन सर्कुलेशन, जब गोल्ड करेंसी सर्कुलेशन में होती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसको क्या कहा जाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शंस है, गोल्ड बुलियन स्टैंडर्ड, गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, यानी व्हेन द गोल्ड करेंसी इज इन सर्कुलेशन इट इज कॉल्ड गोल्ड करेंसी स्टैंडर्ड, इसको कहा जाता है। इन गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में ऑप्शन क्या होता है? नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी जो है वो भी सर्कुलेशन में होती है, इज ऑल्सो इन सर्कुलेशन। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज द ग्रेशम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, किन सर्कमस्टेंसेज में ग्रेशम का लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों?
किन सर्कमस्टेंसेस में, किन परिस्थितियों में नहीं होगा, तो व्हेन द बैंकिंग सिस्टम हैज सफिशिएंटली डेवलप्ड इन ए कंट्री, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्रेशम का लॉ क्या नहीं होगा, एप्लीकेबल नहीं होगा। जबकि जो ऊपर वाली दो कंडीशन है यानी ए और बी, और नीचे जो डी है, इन ऑल द थ्री कंडीशन मेंशन, ये तो गलती हो गया, ये वाला गलती हो गया, ठीक है। इसके अलावा व्हेन बायमेंटलिज्म सिस्टम इज इन सर्कुलेशन इन द कंट्री, तो इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। और व्हेन देयर इज सर्कुलेशन ऑफ वन मेटल करेंसी इन द कंट्री, इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा ग्रेशम का लॉ। क्वेश्चन 11, विच कॉइन इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी इन इंडिया आउट ऑफ द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा सिक्का अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है भारत में आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों 50 पैसे का कॉइन, यानी इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। आगे, इंडियन रुपी हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टैंडर्ड कॉइन मनी बट स्टिल इट इज़ नॉट फुली स्टैंडर्ड कॉइन बिकॉज, क्यों, सो इट्स मेटेलिक वैल्यू, इसकी जो मेटेलिक वैल्यू होती है वो कम होती है इसकी फेस वैल्यू से, यानी इसका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही है। ए बिजनेसमैन स्टोर्स हिज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी, द मेन रीजन ऑफ दिस इज, यानी इसका मेन रीजन क्या होगा दोस्तों, इसका मेन रीजन है स्टोरेज ऑफ मनी फंक्शन एज एक्यूमुलेशन ऑफ परचेजिंग पावर, ठीक है। सो इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ए बिजनेसमैन स्टोर्स हिज कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ मनी, कैपिटल किसकी फॉर्म में रखता है, मनी की फॉर्म में रखता है। तो इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों, तो स्टोरेज ऑफ मनी फंक्शन जो है वो एक्यूमुलेशन है परचेजिंग पावर का। नाउ द सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे इन्फ्लेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। यानी ऐसी परिस्थिति जिसमें मुद्रा की जो वैल्यू है वो दोस्तों गिरती है, कॉन्स्टेंटली गिरती है, और ऐसे में इसको क्या कहा जाता है, इसको इन्फ्लेशन कहा जाता है माय फ्रेंड्स। मनी इन्फ्लेशन एंड मनी डिफ्लेशन, मनी इन्फ्लेशन और मनी डिफ्लेशन को क्या कहते हैं। इसमें से दोस्तों क्या है कि मनी बोथ इक्वली बैड है, दोनों ही बुरी हैं, मनी इन्फ्लेशन ज़्यादा डेंजरस है, मनी डिफ्लेशन ज़्यादा डेंजरस है, या दोनों इक्वली बेनिफिशियल है। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मनी डिफ्लेशन इज़ मोर डेंजरस, यानी जो मनी डिफ्लेशन है वो क्या है, ज़्यादा डेंजरस है मनी इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में। इन विच द ईयर आरबीआई वॉज स्टैब्लिश्ड, आरबीआई कौन से ईयर में स्टैब्लिश किया गया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है इसका आंसर, आपने सोच लिया होगा कि आरबीआई कौन से ईयर में इस्टेब्लिश हुआ था, यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है। तो 1 जनवरी 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था दोस्तों। और जबकि अगर फाउंड की बात करें, फाउंडेड इन द ईयर, कब इसकी खोज हुई थी, कब फाउंड हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में इसका फाउंडेशन है। तो 1 अप्रैल 1935 और कोलकाता आपको याद रखना है जब आपसे फाउंडेड पूछा जाए, और जब इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाए तो 1 जनवरी 1949। फॉर विच ग्रुप द मनी इन्फ्लेशन इज़ बेनिफिशियल, किस ग्रुप के लिए मनी बेनिफिशियल है, इन्फ्लेशन बेनिफिशियल है। तो मनी इन्फ्लेशन बेनिफिशियल है दोस्तों प्रोड्यूसर्स वाले ग्रुप के लिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट है, ड्यू टू द रीज़न मनी डिफ्लेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द कंट्री, किन रीजंस की वजह से, किन कारण की वजह से मनी डिफ्लेशन डज नॉट टेक प्लेस इन द कंट्री। तो क्या है इसका राइट आंसर, इसका है प्रिंटिंग न्यू करेंसी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसमें सही है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ पेपर मनी स्टैंडर्ड इज, मेन डिसएडवांटेज क्या है पेपर मनी स्टैंडर्ड की, तो फेयर ऑफ प्रिंटिंग ऑफ करेंसी मोर देन द रिक्वायरमेंट, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है यहाँ पे। इंडियन पेपर मनी इज़ ऑपरेटेड बाय, इंडियन पेपर मनी इज़ ऑपरेटेड बाय किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो यहाँ पे आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों ही सही हैं, यानी बोथ ए एंड बी राइट है इधर। ऑन विच डेट द बैंक्स वर नेशनलाइज्ड, किस डेट पर बैंक नेशनलाइज्ड किए गए थे, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 19 जुलाई 1969 में, यानी 19 जुलाई 1969 में बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया गया था, और 1980 में भी किया गया था। तो यहाँ पे जो है ईयर 1969 दिया, तो 19 जुलाई 1969 में बैंक को नेशनलाइज्ड किया गया था। द मेन रीज़न ऑफ मनी इन्फ्लेशन इन इंडिया,
मेन रीज़न क्या है मनी इन्फ्लेशन का भारत में? तो क्या इन्फ्लेशन है, मनी इन्फ्लेशन का रीज़न क्या है, क्या कारण है? तो दोस्तों कारण बताना है आपको, कारण बताना है तो क्या कारण हो जाएगा इसका? इंक्रीजिंग बजटरी डेफिसिट इसका कारण है, इसका मुख्य कारण है इंक्रीजिंग बजटरी डेफिसिट मनी इन्फ्लेशन का भारत में। आगे क्या है? द सिग्नेटरी ऑन इंडियन 1 रुपी नोट इज़ ए। तो 1 रुपये का नोट सिग्नेटरी मतलब सिग्नेचर वगैरह किसके हैं? तो ये सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी ये है इसका राइट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय से है ना, उसके सचिव के, सेक्रेटरी के। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इंडियन 1 रुपी नोट। नाउ व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं? स्टैगफ्लेशन की क्या है? तो मनी इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन वाली स्थिति भी आ जाए, मनी इन्फ्लेशन के साथ साथ रिसेशन वाली स्थिति भी आ जाए, ऐसी स्थिति को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। डिवैल्यूशन का मतलब क्या है? देखिए पहले आप सारे ऑप्शंस को और बताइए कि क्या आंसर इसका राइट आंसर होगा डिवैल्यूशन का मतलब। तो इसमें ऑप्शन जो है वो ए बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्शन जो है वो सही है ए, यानी डिक्रीजिंग द वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी इन कंपेरिजन टू करेंसी ऑफ अदर कंट्री। यानी डिवैल्यूशन का मतलब क्या है कि डिक्रीजिंग द वैल्यू डोमेस्टिक कंट्री इन कंपेरिजन टू करेंसी ऑफ अदर कंट्री। ठीक है, मेरा मुख्य एम जो है, ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाना। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आप देखोगे ठीक है, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा कि हाँ इसका आंसर इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा था, बस लगा दोगे फटाफट, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है ना एग्ज़ाम्स के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को देख सकते हैं। परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ इशूइंग करेंसी नोट। परफॉर्मिंग कौन करता है भैया? इशूइंग करेंसी नोट, कौन करेंसी को इशू करता है? तो इशू कौन करता है करेंसी को, करेंसी नोट्स को? आरबीआई। तो आरबीआई इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच स्टेटमेंट इज ट्रू आउट ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों, ट्रू है, सही पूछा गया तो कौन सा है इसमें? देखो, लैंड डेवलपमेंट बैंक इज चेंज्ड द नेम ऑफ मॉर्टगेज बैंक, ये भी सही है। लैंड डेवलपमेंट बैंक प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर्स फॉर देयर ऑल काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ये भी सही है। द मेन पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द लैंड मॉर्टगेज बैंक इज टू एनकरेज कोऑपरेटिव फार्मिंग बाय कीपिंग फार्मर्स लैंड ऑन मॉर्टगेज, ये भी सही है। यानी ऑल दी अबव 3 स्टेटमेंट दोस्तों सही हैं, डी ऑप्शन सही है। किस सिटी में आरबीआई डज नॉट हैव ए ब्रांच? किस सिटी में आरबीआई की ब्रांच नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, जबकि कानपुर, दिल्ली, मुंबई इनमें ब्रांचेस देखने को मिलती हैं हमारी, और नागपुर में है जो है, नागपुर में जो ब्रांचेस हैं वो नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में। यहाँ पे क्या पूछा गया था कि आरबीआई की ब्रांच नहीं है, तो वो नागपुर में नहीं है। विच फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म बाय आरबीआई? आरबीआई के द्वारा इसमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ है परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी। परचेज थोड़ी करती है कोई शेयर वगैरह किसी कंपनी का, ठीक है। जबकि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, ये सही है, ये आरबीआई के द्वारा फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंजेस एंड प्रॉमिसरी नोट, ये भी करता है आरबीआई, और करेंसी नोट्स को इशू तो करता ही करता है। यानी इसमें जो ऑप्शन डी था दोस्तों, ऑप्शन डी था परचेजिंग ऑफ शेयर्स ऑफ एनी कंपनी, ये कहीं ना कहीं पर फंक्शन नहीं था आरबीआई का। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वॉज इस्टेब्लिश फर्स्ट ऑफ ऑल? कौन से बैंक इस्टेब्लिश, इनमें से कौन सा बैंक इस्टेब्लिश किया गया था पहली बार? तो इसमें इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसमें राइट आंसर है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बाद में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था किसमें? ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था एसबीआई में। यानी एसबीआई में उसको ट्रांसफर कम किया गया था 1955 ईयर में, 1955 में, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसको बाद में क्या बना दिया गया? बाद में बना दिया गया एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विच कैरेक्टर इज नॉट फाउंड इन इंडिजीनियस बैंकर्स? इसमें से कौन सा कैरेक्टर फाउंड नहीं होता है इंडिजीनियस बैंकर्स में, यानी देशी जो होते हैं महाजन, साहूकार वगैरह, तो इज़ नॉट फाउंड इन इंडिजीनियस बैंकर्स। सो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो है द ब्रांचेस ऑफ दीज बैंक्स आर इन द नियर बाय एरिया ओनली, यानी
आसपास के ही होते हैं। दीज बैंकर्स ऑपरेट देयर बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ देयर फैमिली मेम्बर्स, ये सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था नॉट फाउंड इन इंडिजिनियस बैंकर्स, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलाइजेशन वॉज डन ऑफ, पहली बार नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण कितने बैंकों का किया गया था? क्या वो 14 कॉमर्शियल बैंक थे? क्या वो आरबीआई था? क्या वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, या नन ऑफ दी? फर्स्ट ऑफ ऑल नेशनलाइजेशन वॉज डन ऑफ, पहली बार नेशनलाइजेशन किसका हुआ? तो आरबीआई का हुआ, तो इसमें आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही है। इट टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1949, तो 1 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का, राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था आरबीआई का 1 जनवरी 1949 में। नेशनलाइजेशन ऑफ 14 मेन बैंक्स वॉज डन इन द ईयर, नेशनलाइजेशन 14 मेन बैंक्स का कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है? 1969, यानी 20 साल बाद 1949 से 1969 में किया गया था 14 मेन बैंक्स का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन। वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ आरबीआई सिचुएटेड, आरबीआई का हेड ऑफिस किधर है? तो वो मुंबई में है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बैंक रेट का मतलब क्या होता है? बैंक रेट का मतलब होता है द रेट, ऐसा रेट जिस पे कॉमन एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, यानी सेंट्रल बैंक भारत का इज रेडी टू डिस्काउंट द गुड कैटेगरी बिल्स और ग्रांट लोन्स वगैरह देता है सिक्योरिटीज पर, वही कहते हैं, इसी को कहते हैं बैंक रेट, यानी ऑप्शन ए सही है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू इन केस ऑफ बैंक रेट, बैंक रेट के केस में सही कौन सा है स्टेटमेंट? सही वाला पूछा है, ट्रू वाला पूछा है, तो बैंक रेट इज़ नॉर्मली हायर देन मार्केट रेट, बैंक रेट जो है वो नॉर्मली क्या होता है? ज़्यादा होता है मार्केट रेट से। अंडर स्पेशल circumstances of the central bank starts dealing with common public as a competitor of commercial banks for credit control, it is called the, इसको क्या कहते हैं? इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच परमिशन इज नेसेसरी फॉर ए बैंक टू ओपन ए न्यू ब्रांच, नई ब्रांच के लिए परमिशन नेसेसरी है फॉर ए बैंक टू ओपन ए न्यू ब्रांच, तो ये किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? ये लेनी पड़ेगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई से। इन बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक, बैलेंस शीट ऑफ ए बैंक कैपिटल इज रिटर्न, कैपिटल रिटर्न की जाती, लिखी जाती है, बैंक की बैलेंस शीट की बात हो रही है यहाँ पे, तो कैपिटल इज रिटर्न इन ऑर्डर ऑफ परमानेसेंस, ठीक है, और लाइबिलिटीज़ इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, लाइबिलिटीज़ लिक्विडिटी के ऑर्डर में लिखी जाएगी और कैपिटल जो है वो परमानेंस की अकॉर्डिंग लिखी जाएगी, के ऑर्डर में लिखी जाएगी। क्वेश्चन 41, इन modern time the amount on checks and drafts is punched, the main purpose of this is, तो इसका मेन पर्पस क्या है? तो क्या बता सकते हैं? इसका मेन पर्पस है इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डू फॉर्जरी विद पंच्ड अमाउंट, तो ऑप्शन डी जो है वो इसमें सही है। 42, बैंक रेट इज़ द रेट, बैंक रेट ऐसा रेट होता है जिसपे कॉमर्शियल बैंक्स को लोन वगैरह दिया जाता है, तो बैंक रेट इज़ द रेट एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स गेट लोन्स, कहाँ किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से, गेट लोन्स फ्रॉम आरबीआई, यानी बैंक रेट इज़ द रेट, ऐसा रेट जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स एट विच द कॉमर्शियल बैंक्स को लोन मिलता है आरबीआई से। एन अकाउंट कैन बी ओपन्ड, एन अकाउंट कैन बी ओपन्ड इन ए बैंक बाय, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बाय ऑल दी थ्री अबव, यानी ए बिजनेसमैन, अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है बैंक में? बिजनेसमैन भी कर सकता है, फर्म भी कर सकती है, लेडी कोई औरत भी कर सकती है, कोई भी कर सकता है। नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन इन ए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी किस में दी जाती है? करंट अकाउंट वाले उसमें दी जाती है, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन इन ए करंट अकाउंट। डिसऑनर ऑफ ए चेक मीन्स, डिसऑनर ऑफ ए चेक मीन्स, तो इसमें टू रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ चेक बाय द बैंक, ठीक है, तो डिसऑनर ऑफ ए चेक का मतलब यह है कि टू रिफ्यूज द पेमेंट ऑफ द चेक बाय द बैंक, इसका मतलब होता है डिसऑनर ऑफ ए चेक। आगे 46, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स ए चेक, व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट्स ए चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज
promissory note with a bank for collection purpose, this function is, इस फंक्शन को क्या कहेंगे? तो इस फंक्शन को कहेंगे हम एजेंट्स फंक्शन, यानी ऑप्शन बी इसमें सही है। मैंने कस्टमर डिपॉजिट, जब कस्टमर कोई डिपॉजिट करता है चेक्स या बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट बैंक के साथ विद ए बैंक फॉर कलेक्शन पर्पस के लिए, इस फंक्शन को क्या कहा जाएगा? ऐसे फंक्शन को कहा जाएगा एजेंट्स फंक्शन। पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक इज मेड, पेमेंट्स ऑफ ए क्रॉस्ड चेक इज मेड थ्रू ए बैंक, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल रिटन ऑन ए चेक मीन्स, द वर्ड्स नॉट नेगोशिएबल जब लिखा हो चेक पर, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो बताइए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है द राइट्स ऑफ ए चेक रिसीवर कैन नॉट बी बेटर देन द राइट्स ऑफ ए गिवर, यानी द राइट्स ऑफ ए चेक रिसीवर कैन नॉट बी बेटर, नहीं हो सकते देन द राइट्स ऑफ ए गिवर। द पर्पस ऑफ एंडोर्सिंग अ चेक इज, एंडोर्सिंग अ चेक का पर्पस क्या है? तो टू मेक पेमेंट ऑफ द चेक, टू मेक पेमेंट ऑफ द चेक टू अदर पर्सन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसमें सही है। फॉर मेकिंग पेमेंट अगेंस्ट एन ऑर्डर्ड चेक टू सम अदर पर्सन, तो फॉर मेकिंग पेमेंट करने के लिए अगेंस्ट एन ऑर्डर्ड चेक टू सम अदर पर्सन, ऐसे को क्या कहेंगे? इट्स एंडोर्समेंट क्या है? नेसेसरी है, आवश्यक है एंडोर्समेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच रिक्वेस्ट इज मेड टू ए पर्सन और बैंक दैट, तो इसमें ऑप्शन बी सही है, यानी क्रेडिट बी गिवन टू द प्रिस्क्राइब्ड पर्सन अप टू द अमाउंट मेंशन्ड इन द L/C, लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, आगे 52 क्वेश्चन आ गए भाई। फॉर पेमेंट ऑफ ए चेक द नंबर ऑफ ग्रेस डेज इज, ग्रेस डेज कितने हैं पेमेंट चेक के पेमेंट के लिए? क्या हुआ? 3 दिन, 6 दिन, 6 महीने या नथिंग? तो इसका राइट आंसर है नथिंग, यानी ऑप्शन डी सही है। द बिल्स रिसीवेबल, द बिल्स रिसीव्ड फॉर ए कलेक्शन आर शोन इन द बैंक बैलेंस शीट इन, तो इसको कहेंगे हम एसेट साइड, ये इसका राइट आंसर है एसेट साइड। इन द बिल्स रिसीव्ड फॉर कलेक्शन आर शोन इन द बैंक बैलेंस शीट इन, जो भी बिल्स रिसीव्ड हुए हैं, बिल्स रिसीवेबल वगैरह कहाँ दिखाए जाते हैं? ये दिखाए जाते हैं एसेट साइड पे ही दिखाए जाएंगे, तो बैंक बैलेंस शीट इन एसेट साइड। द क्रॉसिंग ऑफ ए चेक कैन बी कैंसल्ड बाय, किसके द्वारा कैंसिल किया जाएगा? क्रॉसिंग ऑफ ए चेक कैन बी कैंसल्ड बाय, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? चेक होल्डर, ड्रॉई, ड्रॉअर या नन ऑफ दीज, तो इसमें राइट आंसर है ड्रॉअर, यानी ऑप्शन सी सही है। फॉर ए स्टूडेंट द बेस्ट अकाउंट इन ए बैंक इज, बेस्ट अकाउंट कौन सा होता है स्टूडेंट के लिए? स्टूडेंट के लिए बेस्ट अकाउंट कौन सा है बैंक में? तो वो सेविंग अकाउंट है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इन केस द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर नीड्स द मनी बिफोर मैच्योरिटी, यानी एफडी वाले बंदे को, जिसने एफडी कराई है, उसको मनी पहले चाहिए मैच्योरिटी से, तो ऐसे में क्या है? कौन सा ऑप्शन सही है? कैन ड्रॉ द अमाउंट, अमाउंट ड्रॉ कर सकता है थ्रू एनी ऑफ द मेथड्स मेंशन्ड अबव, यानी ऊपर दिए गए मेथड्स में से किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकता है। लोन कैन बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ एफडी रिसिप्ट, एफडी रिसिप्ट के बेसिस पे लोन भी ले सकता है। कैन ड्रॉ द अमाउंट, अमाउंट ड्रॉ कर सकता है, निकाल सकता है आफ्टर गेटिंग द एफडीआर कन्वर्टेड इनटू अ सेविंग बैंक अकाउंट, तो पैसा एफडीआर से कहाँ चला जाता है? सेविंग बैंक अकाउंट में, उसमें से पैसा जितना निकालना चाहे निकाल सकता है, तो ऑप्शन सी इसमें सही है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर इज ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग अमाउंट इन द फॉलोइंग, तो मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिटिंग अमाउंट किस में, कौन से वाले खाते में होती है? तो किस तरह के? तो सेविंग बैंक अकाउंट इसका राइट है। 58 द कॉमर्शियल बैंक हेजिटेट्स इन गिविंग लोन अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, द मेन रीज़न ऑफ दिस इज दैट, तो मेन रीज़न, मुख्य कारण क्या है इसका? ठीक है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द राइट ओनर ऑफ सच ए प्रॉपर्टी, यानी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, मुश्किल होता है कि राइट ओनर का जानना, टू नो द राइट ओनर प्रॉपर्टी का राइट ओनर कौन है? तो द कॉमर्शियल बैंक हेजिटेट होते हैं इन गिविंग लोन नहीं देना चाहते अगेंस्ट मॉर्गेज ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो इसका मुख्य कारण क्या है? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द राइट ओनर ऑफ सच ए प्रॉपर्टी। नेक्स्ट 59 द ड्रॉअर एंड द एंडोर्सर ऑफ ए चेक गेट रिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ,
ठीक है, द ड्रॉअर एंड द एंडोर्सर ऑफ ए चेक गेट रिड ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन टाइम एंड इन द मीन वाइल द बैंक फेल्ड। तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिड हो जाएंगे, गेट रिड हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी से, क्योंकि द चेक वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन टाइम एंड द मीन वाइल द बैंक जो हो गया वो फेल हो गया, द बैंक फेल्ड। द नेगोशिएबिलिटी ऑफ ए चेक इज रिस्ट्रिक्टेड इफ द चेक इज क्रॉस्ड एज अकाउंट पेई ओनली। तो ऑप्शन बी सही है, द नेगोशिएबिलिटी ऑफ चेक इज रिस्ट्रिक्टेड इफ द चेक इज क्रॉस्ड एज अकाउंट पेई ओनली, ये बी वाला ऑप्शन सही है। द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू। तो इसमें ऑप्शन 4 हैं, बताइए कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर सही हो सकता है? ऑल द अकाउंट होल्डर्स, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स, करंट अकाउंट होल्डर्स या ओल्ड अकाउंट होल्डर्स। तो पीछे भी आपने एक क्वेश्चन में देखा था इस तरह का कि फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट की किसे दी जाती है? दी जाती है करंट अकाउंट होल्डर्स को, यानी ऑप्शन सी इसमें दोस्तों सही है। Following is the general example of giving loan by bank against personal guarantee. The general example of giving loan by bank against personal guarantee, तो इसमें क्या है? ओवरड्राफ्ट। इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही। 63 देखते हैं, 63 बोथ ओवरड्राफ्ट्स एंड कैश क्रेडिट्स आर द मीन्स ऑफ गिविंग लोन बाय द बैंक बट द मेन डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज, मेन डिफरेंस क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट्स आर अलाउड, overdrafts are allowed against current account but for cash credit and the loan is given after opening a separate account। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों सही है। एनपीए क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी एनपीए की फुल फॉर्म है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज पार्शली नेशनलाइज्ड ऑन। जो इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया जिसको बाद में एसबीआई बना दिया गया था, वो नेशनलाइज कब किया गया था? पार्शली नेशनलाइज्ड ऑन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है 1 जुलाई 1955 को, यानी ऑप्शन बी वाला इसमें दोस्तों सही है। द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेम्ड एज, तो इसको एसबीआई का नाम दे दिया गया था, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसमें सही है। विच इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीआई? आरबीआई का इसमें से फंक्शन कौन सा है? तो नोट्स इशू करती है, बैंक का गवर्नमेंट का बैंक है, सही है। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट भी सही है, यानी इसमें दो सभी सही है। साख को नियंत्रित करती है, गवर्नमेंट का बैंक भी है, सेंट्रल बैंक कहलाता है। इशू ऑफ नोट्स को इशू करती है, तो ये सब सही है, फंक्शन है आरबीआई का। हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट? इस समय गवर्नर कौन है आरबीआई का? तो कौन है इसमें गवर्नर? तो इसमें तो मुझे कोई भी गवर्नर नहीं जाना, ना ये है ना ये है ना ये है। इसका जो गवर्नर है वो है नन ऑफ दीज, इसमें राइटर से आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जी जो हैं वो गवर्नर हैं इस समय किसके? आरबीआई के। तो इसमें राइट आंसर ये है शक्तिकांत दास। ठीक है। व्हाट वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ आरबीआई? जब आरबीआई की इनिशियल पहले की कैपिटल कौन सी थी जब आरबीआई शुरू हुआ था? तो इसमें 5 करोड़, इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, 5 करोड़ के साथ शुरुआत की गई थी। विच इज़ नॉट ए पब्लिक सेक्टर बैंक? इसमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है? दोस्तों फटाफट बताइए, आपको दिख भी गया होगा, यूटीआई बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं है, ये एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। तो यूटीआई बैंक एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो आंध्रा बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया और देना बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं दोस्तों। व्हाट इज़ द प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक इसमें से कौन सा है? तो फटाफट बताइए, कौन सा हो गया भैया? एचडीएफसी है, साफ साफ नजर आ रहा है। पंजाब नेशनल, पीएनबी, सिंडिकेट, इंडियन बैंक, ये सब गवर्नमेंट बैंक है। प्राइवेट बैंक की बात करें तो एचडीएफसी प्राइवेट बैंक है। यूटीआई बैंक को दूसरा नाम दिया गया था, रीनेम किया गया था, किस तरीके से? तो यूटीआई बैंक का दूसरा नाम है दोस्तों एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 30 जुलाई 2007। 30 जुलाई 2007 में एक्सिस बैंक की स्थापना की गई थी दोस्तों, यानी राइट आंसर जो हो जाएगा 30 जुलाई 2007 में स्थापना करी गई थी एक्सिस बैंक की, और एक्सिस बैंक का दूसरा नाम यूटीआई बैंक होता है। आरआरबीज स्टैंड्स फॉर, आरआरबीज की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है रीजनल रूरल बैंक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
SLR स्टैंड्स फॉर, SLR की फुल फॉर्म क्या है? तो SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये बिल्कुल सही है। और अगर रेट पूछ लिया जाए तो रेट है इसका 18%, 18% इसका रेट है, तो इसमें बिल्कुल सही है। CRR की फुल फॉर्म क्या है? CRR की फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसका जो रेट है वो है 4.00%, यानी 4% इसका इस समय करंट में रेट चल रहा है, 4% CRR है और SLR 18% है। विच इज़ द लार्जेस्ट, ठीक है, आपको बता दिया था ये दोनों क्वेश्चन। विच इज़ द तीसरा, विच इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री, मतलब 76, तो कौन सा भैया लार्जेस्ट सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक पूछा गया है, बताइए जल्दी कौन सा है। तो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक की, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक की बात चल रही, तो SBI है, सभी को पता होगा ये तो। आ गया विच इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक तो पहले नंबर पे इस समय जो चल रहा है वो HDFC बैंक चल रहा है। यानी कि इसके जो एसेट्स हैं ना दोस्तों, इसके जो एसेट्स हैं वो ओवर 15 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के एसेट्स से ज़्यादा हैं इसके इस समय, यानी एसेट्स ओवर 15 ट्रिलियन इंडियन रुपीस से ज़्यादा है। इसलिए पहले नंबर का HDFC बैंक है, लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और दूसरे नंबर पे है अब ICICI बैंक, जबकि पहले ICICI बैंक था पर अब इस समय HDFC बैंक है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस फिर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। बस एक गुजारिश है आप लोगों से कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका भाई इतनी मेहनत करता है आप लोगों के लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत।